नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार सार्वजनिक सभा में यह कहा था कि दिल्ली से जब 1 रुपया विकास का 1 रुपया चलता है तो उसमें से महज 15 पैसे जमीन तक उतरते हैं, यानी 15 पैसे विकास पर खर्च होते हैं और 85 पैसे कहीं ना कहीं दलालों की जेब में चले जाते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति थी और पिछले कई सालों से, कई दशकों से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये जो बयान था, ये अपने आप में एक उदाहरण बना रहा कि किस तरह से हिंदुस्तान में जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है और किस तरह से विकास का पैसा दूर दराज के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों तक दरअसल पहुंचता ही नहीं है। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिलीवरी मैकेनिज्म की बात कही और ये कहा कि डिलीवरी मैकेनिज्म को दुरुस्त करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है उस तक भी विकास और का जो पैसा है, जो धनराशि है, वहां तक पहुंचाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसी पर आज हम आमने सामने में बात करेंगे कि क्या दरअसल दलालों की सिस्टम से, इस पूरी व्यवस्था से दलालों की छुट्टी हो रही है, अगर हो रही है तो किस हद तक, और अगर नहीं तो इसको किस हद तक और इस प्रयासों को, इन कोशिशों को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ प्रणव झा साहब हैं। प्रणव झा साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल जी, और हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आप तीनों का। सबसे पहले प्रणव जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म की बात की, गुड गवर्नेंस की बात की, सुशासन और ट्रांसपेरेंसी की बात की और कहा कि सरकार इन्हीं चीज़ों पर आगे बढ़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिक्र ये किया था कि विपक्ष का सहयोग चाहिए बिल पारित कराने में, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए। कम से कम डिलीवरी मैकेनिज्म देश का दुरुस्त हो और सुशासन और ट्रांसपेरेंसी, और खासकर जो है हम लगातार जो बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, आपको लगता है कांग्रेस इसके लिए तैयार है? अशोक जी, धन्यवाद आपका। आपने बातें दोहरा दी। दरअसल जो भी फैसला जिससे इस देश को फ़ायदा होता है, इस देश के लोगों को फ़ायदा होता है, कांग्रेस उसके साथ हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। कांग्रेस ने इसी सरकार को वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्लियामेंट्री सेशन दिया है। ये सेशन भी हम देख रहे हैं, अच्छा चल रहा है। जहाँ तक दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि सरकार का विज़न क्या है, दूरदृष्टि क्या है, क्या जो जिन वादों के साथ आई थी उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। तो आज जिस मुद्दे पे आप बात करना चाह रहे हैं वो ये कि सरकार की, हमारी विपक्ष की कमिटमेंट है कि जो बात कर रहे हैं एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म की, तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि पिछली सरकार ने यूपीए 1 को समय कम मिला इस तरफ काम करने का, तब हम जो है मूलभूत ढांचों पर काम कर रहे थे। जो हमारे 4-5 वो थे, वो आरटीआई से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो या वो वेरियस राइट बेस्ड जो हमारे इशूज थे उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे थे। यूपीए 2 में जो हमारा सबसे बड़ा तवज्जो था, जब एक बार सरकार स्थिर हो गई तो हमने ये कहा कि जो लीकेज वाला जो ये मामला है इसको हम एड्रेस करें और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो एक खांचा तैयार किया गया, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, उसको हम मतलब अपने कार्यकाल के आखिर के दिनों में उसको हम लागू कर पाए। पायलट प्रोजेक्ट हमारा झारखंड में वो कई जिलों में हुआ था जी, और उसकी सफलता कल जब वो कह रहे थे कि 30 लाख लीटर का खपत था चंडीगढ़ में, तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये कि एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी इन प्लेस है। सरकार को कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एग्जीक्यूट करते जाना है। बहुत बड़ा, इतने बड़े देश में 130 करोड़ की आबादी वाले देश में हर किसी का एक बायोमेट्रिक डेटाबेस बनना, उसमें डुप्लीकेशन ना हो। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सरकार जो गुड गवर्नेंस और सुशासन की दिशा में काम कर रही है उसका फ्रेमवर्क ऑलरेडी कांग्रेस सरकार ने कहा था। और इसमें यह बात याद और दिलाऊं कि चुनाव के पहले ये सरकार उनकी आलोचना करती थी, ऑन रिकॉर्ड है। आप जब अपने वो करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री हो, आज के मंत्री हो, उस पर प्रधानमंत्री नहीं करना चाहता,
छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन हाँ। मैंने कहा कि अगर गोपाल जी आप इस बात से कितना सहमत है कि दरअसल अगर प्रणव जी कह रहे हैं कि भाई एक मैकेनिज्म हमने तैयार कर दिया था और उस पर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि ये सुनने में देश को बड़ा अच्छा लगता है अगर कांग्रेस और भाजपा की सरकार हो, यूपीए एनडीए की सरकार हो, अगर कम से कम सुशासन के मामले में दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हो तो देश के लिए अच्छा शुभ संकेत है। पर फिर भी आप इस पर क्या कहेंगे? मैं 2-3 बात इसमें जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात थी कि सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी 2013 में, जिसने सोशल सिक्योरिटी की 26 स्कीम्स को उसमें उसने रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने लिख के दिया था कि 25 स्कीम्स में बुरी तरह से लीकेजेस है, करप्शन है, जिसके कारण जो रियल बेनिफिशियरी है उसको नहीं पहुंचा। तो आवश्यकता थी, इसकी कोई दो क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात, अगर यूपीए कहती है, आवश्यकता आप कह रहे हैं कि आपको जो फ्रेमवर्क था उसमें आपको और सुधार करने की आवश्यकता थी, आप ये कहना नहीं, हम कह रहे थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पूरा जन धन योजना का जो बैंक का वो स्ट्रक्चर थी उसकी आवश्यकता थी, इसकी बिल्कुल ध्यान में आनी चाहिए थी। यह करा हमने, ये एक बात। दूसरी बात थी कि अगर बैंक अकाउंट, ये फोकस्ड अप्रोच, जो फोकस्ड अप्रोच चाहिए थी वह मोदी सरकार ने लाया जन धन योजना के अनुसार। पिछले 10 साल में जितने अकाउंट खुले, आप देखिए 70 से 1 करोड़ के अंदर अकाउंट खुले, और अभी हमारे टाइम में 22 करोड़ अकाउंट खुले। तो ये जो फोकस अप्रोच थी बैंकों को, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वो तो बैंक अकाउंट खुल ही रहे थे इतने सालों से। जो पुश चाहिए था वह एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधार योजना भी इन्होंने की, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके मोबाइल जनधन योजना और आधार तीनों के कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, चाहे उनके अकाउंट्स में जाना हो, चाहे एजुकेशन की पेंशन की बात है या गैस सब्सिडी की बात है, अब जो फर्टिलाइजर की बात आ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया, फोकस अप्रोच के साथ किया और इस कमिटमेंट के साथ किया कि हम लीकेजेस और जो ट्रांसपेरेंसी लाके करेंगे। और केवल उन्हीं की बात नहीं है, आप देखिए प्रधानमंत्री ने कहा जो कोल ब्लॉक आवंटन की बात है या 2G स्पेक्ट्रम की बात है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाए। तो यह तो एक अप्रोच की बात है सरकार की, मोदी सरकार की, हमारी सरकार की अप्रोच है कि हम लीकेजेस खत्म करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जो एक्चुअल बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए। अभी कई चीजें नॉन टारगेटेड बेनिफिट्स भी जा रहे थे। हाँ। तो इन सारी चीजों का एक जो पूरा मैप बना के उसको अप्रोच करके उस फोकस अप्रोच को मोदी सरकार ने लिया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी किया, एस्टैब्लिश किया। अवधेश जी, क्या ये जो बात एक ही है लेकिन शायद रखने के तरीके अलग अलग है? क्या ये जो प्रधानमंत्री ने कल खुद ही कहा कि भाई काम करने वाले लोग अलग होते हैं और काम का श्रेय लेने वाले, तो मामला क्या श्रेय पे अटका है या फिर कुछ आपको लगता है काम का भी कुछ फर्क है? देखिए, इसको 3-4 संदर्भों में समझिए। जो राजीव गांधी की आपने चर्चा की, वो तो केवल ये था कि जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो धन हम बेचते हैं उसमें से। जी। राजीव गांधी जी ने उस समय यह भी कहा था कि कांग्रेस सत्ता के दलालों की पार्टी बन गई है, बिल्कुल, और उससे हमको मुक्त करना है। लेकिन जब सत्ता ही पूरी दलाली करने लगे तो समस्या कैसे पैदा होती है? तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस ढंग से 2G हमारे सामने आया, जिस ढंग से कोल ब्लॉक आवंटन सामने आया, जिस ढंग से राष्ट्रमंडल सामने आए, और जो जिस 2013 की कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें मनरेगा के बारे में जो कुछ कहा गया, तो उससे यह पता चल रहा था कि नीचे भेजने की बात तो छोड़ो, सत्ता के लोग अपने अनुसार नीति नियम बना करके और जिस पर जनता का अधिकार है ऐसे संसाधनों का अपने लाभ के लिए, व्यवसाय के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो यह बात तो सच है कि इस सरकार के आने के बाद जो कुछ भी, चाहे वो स्पेक्ट्रम की नीलामी है, बेहतर पैसे आए हैं, 19 कोयला खदानों में से 1,01,000 करोड़ रुपया आ गया है, तो वो सब चीजें होंगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब केवल सब्सिडी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेवारी का मतलब केवल जन कल्याण कार्यक्रम ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी संपूर्ण इकोनॉमिक पॉलिसी में निहित होनी चाहिए जी। ट्रांसपेरेंसी संपूर्ण मंत्रालयों के कार्यक्रम में होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इसमें भी होनी चाहिए कि अवधेश कुमार मंत्री हैं तो क्या सुबोध सहायक कुमार सहायक की तरह उनके भाई को कोई कोयला का खदान तो नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रणव जी कह रहे थे, कांग्रेस यही फेल कर गई।
कांग्रेस का फेलियर यही था। अभी तक कम से कम अभी तक मोदी सरकार में ये चीजें नहीं दिखी है कि भाई भतीजावाद और उसके आधार पर चीजों का लोग अपने अपने हित में उपयोग कर रहे हैं। आपने जो बात की प्रणव जी उससे बहुत सहमत नहीं है, लेकिन मैं प्रणव जी आप इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जो कि जाहिर तौर पर ये हमने तमाम बातें सुनी, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस जो वो वास्तव में एक आम आदमी के लिए, देश के एक आम आदमी के लिए उसका मायने तब है जब उसको लगे कि वास्तव में दलालों की सिस्टम से, इस व्यवस्था से छुट्टी हो गई है। क्योंकि हमको लगता है कि जगह जगह हमको जो है हर काम के लिए दलाल का सहारा लेना पड़ रहा था, तो वो दलालों की क्या छुट्टी हुई, तब जाकर लोगों को लगेगा कि एक पारदर्शी सुशासन जो है वो स्थापित हुआ। क्या उस दिशा में ये सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हूं, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार आईएफए की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक आईएफए की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की और सुशासन की। जो मुद्दे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में राज्यसभा में बोलते वक्त उठाए थे, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही थी, वो ये कहा था कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है उस तक भी सरकार के विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है और इसको पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे व्यवस्था से दलालों की छुट्टी हो। पर सवाल यही है कि क्या वास्तव में दलालों की छुट्टी हो इस व्यवस्था से? इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रणव झा हमारे साथ कांग्रेस के, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी के, और अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। प्रणव जी, आपको लगता है कि दलालों से छुट्टी की जो एक इस व्यवस्था से एक बात है, भले उसके लिए आपने बात की, आपने कहा कि एक कांग्रेस ने भी उस दिशा में एक मैकेनिज्म बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन अगर आज वो हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर श्रेय लेने की होड़ ना हो, बल्कि दोनों पार्टियों को ये कहना चाहिए कि अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, एक देश के आम आदमी का फायदा होता है इससे, तो होना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का स्वागत करता हूं कि जिस योजना से देश का तरक्की हो
हो, हम हमेशा स्वागत करते हैं उसका। मुझसे पहले मेरे मित्रों ने, अवधेश जी ने और गोपाल जी ने अलग अलग बातें कही, तो मैं जो कह रहा था कि फ्रेमवर्क में इन्होंने कहा कि नहीं, आपने सिर्फ वो बायोमेट्रिक्स बनाए थे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 12 करोड़ अकाउंट हमारे समय में खुले थे, और जो कि जिस दोनों को वो करना था, लिंक करना था, जिससे कि ये जो है बेनिफिट जो हो जाए। श्रेय की छोड़, लेकिन आपको लगता है अभी क्या इस सरकार को कोर्स करेक्शन आपको लगता है कि जहां पर अगर हम दलालों से छुट्टी की बात करते हैं, इनकी बात करूं, आम बोलचाल की भाषा में जब आप राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं तो अमूमन आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि जहां काम होगा वहीं लीकेज होगा, जहां काम ही नहीं होगा वहां लीकेज ही नहीं होगा, क्योंकि मौके नहीं मिलेंगे आपको जी। उदाहरण के तौर पर आप ये देखें कि अभी पिछले 2 साल में हमने राजस्थान में वसुंधरा राजे के ऊपर पाया कि उन्होंने अनियमित रूप से उनकी खानों की नीलामी कर दी, उन्होंने अपना फैसला वापस लिया, कैंसिल किया अपने आवंटन को। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के पर रोज आरोप लग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। रमन सिंह जी के यहाँ जो है रोज आरोप लग रहे हैं उनकी सरकार पर, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वहाँ उनकी पिछली सरकार पर आरोप लगे। केंद्र में जिन जिन मुद्दों को लेकर के सरकार आई थी, वो किसान के मुनाफे को लेकर के हो कि लागत से 50% अधिक उसको मूल्य दिया जाएगा, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। मैं रोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार करने का सर, अगर इस बारे में कोई काम हो तो ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, अगर ये काम हो और उसके बाद अगर ये सामने आए, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जो मुद्दे उठा रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, खास करके क्योंकि आप चूंकि कार्य हो नहीं रहा, आप जब ये बात कहते हैं तो मैं, जैसे कि अवधेश जी ने भी कहा था, वो मैं आंकड़ा एक बार दर्शकों को बता दूं जिसका प्रधानमंत्री ने कल जिक्र किया था। कोयला ऑक्शन में 3 करोड़ 3.3 लाख करोड़ रुपए कितने साल में, अशोक जी कितने साल में, अशोक जी मैं दर्शकों को बता दूं, ये 30 साल के आंकड़े हैं, ये 30 साल में होने वाले, ये अशोक जी सर 30 साल के आंकड़े होंगे, ये 30 साल में मिलने वाले पैसे हैं। और आपने उसको कहा था कि आपने कोयला में इसलिए कि इसमें की नहीं, दर्शकों को ये जानना आवश्यक है कि ये कानून जो है हमने नहीं बनाया था, सुनिए ये सरकार जो है 1992 से ये नियम है, ये नियम जो है हमारी सरकार 2004 में नहीं बनी। उसी तरह आवंटन पे जो ये नियम है ये 2004 में नहीं बने, प्रमोद महाजन जी ये नियम बना के गए थे। सरकार जो है निरंतरता में काम करती है, एक नियम बना हुआ था, एक स्टैब्लिश पैटर्न में जो है चीजें बटी हुई है, नहीं उसके बाद कर चुके हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं, तो अगर हम ये बात कर, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको इस सरकार, आपने वसुंधरा सरकार की बात करी, आपने राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सिस्टम से दलालों को दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हवाबाजी है। आप कह रहे हैं हवाबाजी, काम तो हो नहीं रहा, आपको लगता है काम कहां हो रहा है? चलिए, गोपाल कह रहे हैं कि हवाबाजी ज्यादा और ये काम नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं, आरोप है उनका, कह रहे हैं कि ये 30 साल में 1 लाख करोड़ के जो ढिढोरा पीट रहे हैं, ये कहां बता रहे हैं आप? ये आप नहीं बता रहे हैं कि आवंटन जो है पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये हमारी सरकार की नीति थी और क्वांटिटी था उसमें। मैं बता, देखिए सबसे बड़ी बात है, हमें आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। हमारी सरकार का बिल्कुल क्लियर मत है कि हमें आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। सबसे बड़ी बात जो आज का विषय है वो है कि दलालों की कैसे छुट्टी की। सारे मिनिस्ट्री में जो एक 1.5 लाख 2 लाख कंसल्टेंट लेके लोग बैठे हुए थे, जो उनका केवल काम यह था मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के बीच में पीएमओ इतना बड़ा दुनिया में कभी नहीं था। नहीं, एक मिनट, इस पूरी 60 साल में कभी इतना बड़ा पीएमओ नहीं था। आप जो एग्जांपल दे रहे हैं गलत एग्जांपल दे रहे हैं। मिनिस्ट्री की बात की, पीएमओ की बात छोड़ दीजिए, मिनिस्ट्री में भी है कई एग्जांपल ऐसे। मैं बता दूं, पर उसमें मुझे लगता है कि एक बात जो मैं पूरी बात कर दूं फिर, पहले तो बात है हमने हर मिनिस्ट्री से कंसल्टेंट हटाने की प्रधानमंत्री ने पूरी तरह मुहिम चला रखी है और उनको हटा दिया गया। दूसरी बात ऑनलाइन परमिशंस की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जितनी परमिशंस है, चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस कहां से आता था, जयंती टैक्स क्यों था, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात थी, बिजनेस कम्युनिटी में जयंती टैक्स बहुत फेमस हो गया था कि कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए तो आपको सरकार के पास जाके उनके आगे नतमस्तक होकर जो भी चीजें करनी है करनी पड़ेगी। बहुत सारी क्लियरेंसेस को ऑनलाइन परमिशंस की बातें ला दी, ट्रांसपेरेंसी से ही तो आएगी भ्रष्टाचार में कभी और ऑनलाइन किसी के बारे में कुछ कहते रहे लोग बदनाम हो जाते हैं। 16 मिनिस्ट्री में अलग अलग जाना पड़ता था,
उनको कंबाइन ये इवोल्यूशनरी वर्क है गवर्नेंस का। नहीं, इवॉल्व होता है लेकिन अवधेश जी कुल मिलाकर एक चीज और है। अब एक कांग्रेस को अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी की इतनी चिंता है और सहयोग करना चाहते हैं, जीएसटी को पास होने देना। जीएसटी सबसे महत्वपूर्ण है। अब इनको बताएं जरा कि इनके लोग नहीं चाहते, आरएसएस नहीं चाहता, आपके संगठन जो है वो नहीं चाहता कि अब जीएसटी पास हो। अवधेश जी कम से कम गुमराह हो रहे हैं। एक बात जरूर है, प्रणव जी की अपनी आपत्ति हो सकती है, लेकिन एक बात जरूर है, आपको लगता है कि खास करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह से, अगर मोदी साहब इस बात के लिए बहुत वो माने जाते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप इन सब चीजों में करते हैं, डिलीवरी सिस्टम में मैकेनिज्म को बदलने के लिए, तो ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, प्रणव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनका अधिकार है उनको अपनी पार्टी का उसके हिसाब से मत रखने का, और सरकार की आलोचना नहीं हो तो फिर सरकार पर दबाव कहां से आएगा, इसलिए वो पक्ष वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद कुछ सुधार किए हैं, मैंने कार्य प्रणाली में उसने कुछ सुधार किए हैं। एक दो एग्जांपल मुझे अब बोलने दीजिए, एक दो एग्जांपल मैं तो बता ही रहा हूं। कई दे सकता हूं, कई दे सकता हूं ऊपर से नीचे। तो जो उसने ऊपर से नीचे तक कई मंत्रालयों के काम से लेकर के, कोई काम ही नहीं मंत्रालय में, सुनिए ना, आप बता रहे हैं, मैंने से लेकर के कई ऑर्डर्स को पास करने, कई चीजों में उसने अंतर सुधार लाया है। 10 साल से जैम योजना है, जैम योजना में 12 करोड़ अकाउंट हमने खुलवाए हुए, नाम बदल दिया आपने। कांग्रेस तो 1947 से इस देश में तो सब काम तो आपने किया ही होगा। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा मुझे बोलनी पड़ेगी कि भाई वो सामने आ जाएंगे। देखिए, आपको मैं टोक नहीं रहा था, मेरे को टोकेंगे तो मैं आपको टोकूंगा, इसलिए हमको मैं टोक नहीं रहा, आपको मैं ऐड करने के लिए आप और गोपाल जी दोनों लड़िए, हमको अपनी बात लड़ी नहीं रहे, हमको कहने दीजिए। इन्होंने सुधार किया। पहली बात तो यह है जो आप कह रहे हैं, देखिए, सत्ता को दलाल से खत्म करने का मतलब है कि शासन को सीधे सीधे जनता से जोड़ने की कोशिश करना, और वो कोशिश जो है ये मानना अभी एकदम से क्रांति नहीं हो गई है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, कैसे? उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे माई गवर्नमेंट इनके द्वारा रोज करना, ट्विटर के द्वारा, बाकी के द्वारा, जितना इसने किया है गवर्नेंस है, तो मैं मुझे कुछ नहीं कहना, जनता को जोड़ने का, या मेरे ख्याल से गवर्नेंस ये नहीं है। पहले मंत्री जनता के बीच जाएं, उनसे बात करें, उनसे समझने की कोशिश करें। ये चले ये सब थोड़ी शुरुआत हुई है, एक छोटा सा शुरुआत हुई, आप ये कह रहे हैं। मैं इस पर एक 2 साल बहुत होते हैं, इनकी आपत्ति भी लूंगा, लेकिन जो है अवधेश जी ने जगह की शुरुआत हुई है, तो क्या उस शुरुआत को, अगर शुरुआत भी हुई है तो शुरुआत सही दिशा में जाए, उस दिशा में रचनात्मक सोच क्या हो सकती है, ये भी तो विपक्ष को सोचना चाहिए। और सरकार में अगर कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत है तो सरकार को ये सोचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बात हम आम जनता को दलालों से आजाद करने की बात कर रहे हैं, और इस मुद्दे पर कम से कम सभी पार्टियों को एक रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आखिरी कमेंट लूंगा। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है।
अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या दलालों से आजादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी पर आज हम कुल मिलाकर बात कर रहे हैं। संदर्भ हमने आपको बताया। गोपाल कृष्ण जी जो ब्रेक पे जाने से पहले प्रणव जी बार बार ये कह रहे थे कि अच्छा आप उदाहरण चलिए बताइए कि कहां से लग रहा है कि देश दलालों से आजादी की तरफ बढ़ रहा है। आप बहुत संक्षेप में क्या उदाहरण देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में यही राज्यसभा में कहा कि 300 प्रोजेक्ट्स को पर्सनली मैंने मॉनिटर किया है और उनमें किसी न किसी कारण जो अटके हुए थे उनको हमने क्लियर किया है। एक रिपोर्ट आई थी कि टोटल बैंक्स के साथ जो फंसे हुए प्रोजेक्ट लगभग 70,000 प्रोजेक्ट हैं जो कि किसी न किसी परमिशन और इसके चक्कर में किसी न किसी इंटरमिनिस्ट्रियल उसमें पड़े। उनमें से लगभग 30-40 हजार प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करके करती है। और एक फिगर भी आई थी 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने कहा हमने रीस्टार्ट किए। परमिशंस ऑनलाइन शुरू कर दी है। 16 मंत्रालय में अलग अलग दौड़ के परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको कंसोलिडेट करके एक जगह कर दिया। तो अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी और कहां से आएगी? कंसल्टेंट्स को हटा दिया है। और जो फोर्ब्स मैगजीन ने भी एप्रिशिएट किया है कि आपने कोल ब्लॉक एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी ला दी। उन्होंने कहा फोर्ब्स मैगजीन का जिक्र किया कि काम ऐसे होता है, इस तरह तो का। ये मैं 5-6 तो एग्जांपल है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो बहुत चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कर दिया। प्रणव जी फोर्ब्स मैगजीन का जिक्र किया, लेकिन साथ साथ एक बात जो आपने शुरुआत करी थी, आपने कहा कि केरोसिन की जो आपने चंडीगढ़ की बात जिसका प्रधानमंत्री ने कल जिक्र किया था कि 30 लाख लीटर केरोसिन चंडीगढ़ जाता था, जिसमें से मैक्सिमम रुक गया। अब धीरे धीरे पूरा वो खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली ये देश का संसाधन है, दुरुपयोग हो रहा था इसका। फिर बात शायद वही लगती है कि अगर मान लीजिए आपने भी मैकेनिज्म करा और अब काम उस पर हो रहा है तो शायद लड़ाई जो है वो शायद श्रेय की बनती जा रही है। नहीं, बात ये नहीं। मैं ये कह रहा था कि ये देखें आंकड़ों की सरकार है। भाई ने भी सिर्फ आंकड़े ही गिनाए हैं। मतलब कहने का मतलब अगर आंकड़ों की ही बात करें तो कहाँ है वो 15 लाख जो आपने कहा था आप वापस करके देंगे? कहाँ है वो 2 करोड़ जॉब जो आपने कहा था हर साल आप देंगे? 10 लाख जॉब मिले हैं। 100 स्मार्ट सिटीज का वादा था, सिर्फ 20 शहरों को इन्होंने चुना है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किए हैं। क्या 500 करोड़ में 20 शहर नए स्मार्ट सिटीज बनाए जाते हैं? आप उनके वादों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप जो वादे कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि ये क्या है? सिर्फ बात ही तो है, आंकड़े ही तो हैं, काम नहीं हो रहा। हमने तो फिगर जो इन्होंने कहा था, मैं चाह रहा था आप उसको काउंटर जरूर करते कि जो इन्होंने कहा, आप जो बात कर रहे हैं वो आधार भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने किस आधार पे कहा? ना तो कोई डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में दिया उन्होंने बताने के लिए कि क्या भारत की सत्ता पूंजी साहो, नौकर साहो और नेताओं के बीच की दुर्भी संधि हो गई थी, जिनमें जनता पीसती थी और दलाल पैदा हो गए थे। कम से कम इतना जरूर मानेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसने भी 67 साल तक शासन किया है, उसने देश में किया है काम। लेकिन सत्ता जो दलालों का केंद्र बन गई थी, ये तो मानना पड़ेगा कि शीर्ष स्तर से इस समय दलालों की छुट्टी हुई है। अभी उसमें काम करना बाकी है। राज्यों के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर भी जरूरी है, लेकिन कम से कम ऊपर के लेवल पर अगर ये शुरुआत हुई है तो भले ही शुरुआत को करने के लिए जो ढांचा बनाने का काम है, भले ही वो कांग्रेस ने किया हो या बीजेपी ने फिर से शुरू किया हो, अगर इस बहस में ना पड़ते हुए अगर दोनों तमाम पार्टियां इस बात पर एकमत हो कि देश का पैसा देश पे खर्च हो, देश के आम आदमी के लिए खर्च हो, विकास के लिए खर्च हो, श्रेय जिसको मिले, ये जो है ये बात छोड़ देनी चाहिए। पर फिलहाल जो है इस मुद्दे पर थोड़े से राजनीति कम हो तो बहुत बेहतर रहेगा। बहरहाल आमने सामने में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी आपका, गोपाल जी और अवधेश जी आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर आमने सामने में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।